Assalamualaikum students. Today our topic of discussion is enzyme. एंजाइम्स को अगर हम स्टार्ट करें तो बाय डेफिनेशन एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। अब कैटलिस्ट क्या चीज़ है? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी तरह का रिएक्शन हो, आप लैब में कोई रिएक्शन करवा रहे हैं या नेचर में कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, तो उसका एक रेट होता है, वो एक स्पीड से चलता है और उससे वो कंप्लीट होता है। तो हर रिएक्शन का अपना एक रेट है, एक स्पीड है, एक प्रोसेस है, उसको एनर्जी चाहिए। कुछ एक्सोथर्मिक होते हैं एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस, कुछ एंडोथर्मिक होते हैं जिनमें आपको एनर्जी डालनी पड़ती है। बहरहाल कोई भी किसी तरह का भी रिएक्शन हो, चाहे वो लिविंग बॉडीज़ के अंदर हो रहा हो, चाहे वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा हो, तो उसका एक अपना रेट होता है और वो रेट डिपेंड करता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पे। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, वो एनर्जी जो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, चाहे उसके अपने मॉलिक्यूल प्रोवाइड करें या चाहे उसको बाहर से प्रोवाइड की जाए, उस एनर्जी को ओवरकम करके ही वो रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उतना रेट स्लोली जो है वो रिएक्शन का उतना स्लो रेट होगा, उतना स्लोली वो कंप्लीट होगा। तो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए लेबॉर्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो हम डिफरेंट केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जिनको कैटलिस्ट कहा जाता है। वो कैटलिस्ट जैसे ही बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में एक रिएक्टेंट के अंदर जब मिक्स किए जाते हैं, जिस चीज़ ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो वो उसका रेट इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। उस रिएक्शन की जो डिमांड है, जो एनर्जी उसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल यू हैव टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी और उन्होंने कन्वर्ट होना है एक प्रोडक्ट सी में, तो ए और बी को आपस में मिलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। कैटलिस्ट उस एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, कम मिकदार में उसे चाहिए होती है और वो फ़ौरन से रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक रिएक्शन जो बगैर कैटलिस्ट के कंप्लीट होता है, उसके मुकाबले में एक रिएक्शन जिसमें आप कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो, उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। तो इसी तरह सिमिलरली लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो केमिकल्स एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, उनको एंजाइम्स कहा जाता है। यानी उनकी क्वांटिटी हमें बहुत थोड़ी सी चाहिए होती है। इनका रोल किसी रिएक्शन में कंज्यूम होना नहीं है, किसी में पार्टिसिपेट करना नहीं है, ये आपको प्रोडक्ट के तौर पे ये केमिकल्स नहीं मिलते। लेकिन अगर ये एंजाइम्स आपकी बॉडी में ना हो तो कोई भी रिएक्शन नॉर्मली कंप्लीट नहीं हो सकता। तो प्रॉपरली अगर इनको डिफ़ाइन करें तो दे आर नोन एज बायो कैटलिस्ट बिकॉज दे इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। और वो मैंने बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज़ करते हैं, बाय डिक्रीजिंग और बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट रिएक्शन। अब ये क्या है एंजाइम्स? बाय डेफिनेशन अगर एक और देखें तो दे आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो अपने ही ऊपर फोल्ड हुई होती हैं और एक टर्शरी या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती हैं। और ये एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट मौजूद होते हैं। तो नेचर भी आपको पता चल गई, इनकी डेफिनेशन भी पता चल गई कि ये बायो कैटलिस्ट हैं और बाय कॉम्पोजिशन दे आर प्रोटीन्स हैं। मोस्टली एंजाइम्स जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रोटीन्स की फॉर्म में होती हैं, कुछ प्रोटीन के अलावा भी हैं, बट ज़्यादातर लिविंग बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन की शक्ल में होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये इंक्रीज़ द रेट ऑफ किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। अब कैसे काम करते हैं? अगर एंजाइम की वर्किंग को देखा जाए तो एंजाइम्स के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, हंड्रेड्स के हिसाब से अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं, कॉइल हुए हुए होते हैं, या तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनती है या क्वाटर्नरी बनती है और एक ग्लोबुलर प्रोटीन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, फोल्डिंग ऑफ अमाइनो एसिड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब उसकी फोल्डिंग जैसे आपको ये स्टार्ट में नज़र आ रहा है, तो ये एक पूरा एंजाइम की स्ट्रक्चर है। इसमें ये अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स आपको राउंड बॉल्स की शक्ल में नज़र आ रहे हैं और ये अपने ही ऊपर फोल्डेड हैं। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
ये आपको जो चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ सबस्ट्रेट अटैच विद द एंजाइम। अब सबस्ट्रेट जिस जगह पे आके अटैच हो रहा है ये एंजाइम के अंदर ख़ास किस्म की चार्ज बेयरिंग साइट्स होती हैं और इसको एक्टिव साइट कहा जाता है। यानी एंजाइम की ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर है वो उसको सिर्फ स्टेबल रखने के लिए है, ज़्यादातर पोर्शन जो उसका है वो उसको स्टेबल रखने के लिए है ये सारा पोर्शन, और सिर्फ कुछ पोर्शन जो है उस एंजाइम का दैट इज़ ओनली फॉर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, जिसको उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सबस्ट्रेट उस चीज़ को कहते हैं जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, जो एंजाइम के साथ बाइंड करेगी, और जिस जगह पे बाइंड करेगी उस जगह को एक्टिव साइट कहते हैं। तो कैटालिटिक एक्टिविटी, किसी भी एंजाइम की जितनी कैटालिटिक एक्टिविटी है दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स बाइंडिंग साइट, वो उसकी एक्टिव साइट के अंदर सारी की सारी मौजूद होती है। फिर आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट की डेफिनेशन भी नज़र आ रही है कि वो रिएक्टेंट जो एंजाइम के साथ रिएक्ट कर रहा है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और जो चीज़ आपको किसी रिएक्शन के एंड पे रिसीव होती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब मज़ीद अगर हम एंजाइम की स्ट्रक्चर को खोल के देखें तो एंजाइम की वर्किंग, ज़्यादातर एंजाइम्स जो ऐसे हैं बेटा जो जब अपना फंक्शन कंप्लीट करना होता है तो दे नीड सम अदर मॉलिक्यूल्स, बेसिकली दे आर प्रोटीन्स but they also need some other factors to complete the reaction। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो सोलली अकेले में ही खुद अपना सारा काम कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं उनको कोई ना कोई हेल्पर चाहिए होता है अपना काम मुकम्मल करने के लिए, यानी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। तो वो पार्ट प्रोटीन का जो कि वो पार्ट एंजाइम का जो प्रोटीन नहीं होता, कोई और विटामिन हो सकता है, कोई इनऑर्गेनिक आयन हो सकता है जिसकी बाइंडिंग एंजाइम के साथ बहुत ज़रूरी है, उसको कोफैक्टर कहा जाता है। तो कोफैक्टर क्या है कि किसी एंजाइम, ओके स्टूडेंट्स, कोफैक्टर जो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट को, कोई भी चीज़ जो एंजाइम के साथ अटैच हो तो जो उसके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर वो अटैच नहीं है उस स्पेशल एंजाइम के साथ तो एंजाइम जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, तो दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जो है ये करता क्या है, कोफैक्टर बेटा ब्रिज का रोल प्ले करता है। यहाँ अगर आप देखें ये ब्लू पार्ट आपको एंजाइम नज़र आ रहा है, ये सारी वो स्ट्रक्चर है जो सिर्फ इसकी एंजाइम की वो प्रोटीन का पोर्शन है जो इसकी सिर्फ स्ट्रक्चर मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। यहाँ जो आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं दीज आर द स्पेशल एक्टिव साइट्स जहाँ पे सबस्ट्रेट ने फिट होना है, लेकिन अब सबस्ट्रेट के अटैच होने के लिए देयर मस्ट बी अनदर पार्ट इज़ रिक्वायर्ड विच इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट। ये आपको छोटा सा कोफैक्टर मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है। फर्स्ट इट अटैचेज विद द एंजाइम एंड देन सबस्ट्रेट जो है वो उसके साथ बाइंड करेगा। तो अगर कोफैक्टर नहीं है तो एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता, तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर बहुत ज़रूरी होता है। ये एक ब्रिज का रोल प्ले करता है जो सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड करवाता है एंड देन कन्वर्ट्स इट इनटू प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर इस कोफैक्टर का एक और रोल भी है कि समटाइम्स इस एंजाइम के पास और इस सबस्ट्रेट के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये बाइंडिंग हो सके और ये रिएक्शन कंप्लीट हो सके, तो दिस कोफैक्टर में एक्ट एज अ सोर्स, यानी एक तरफ तो ये ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है टू मेक द बॉन्डिंग बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, एंड सेकेंडली दिस कोफैक्टर आल्सो प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर दिस बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। अब कोफैक्टर जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, दे में बी सम मेटल आयंस हो सकते हैं जैसे मैग्नीशियम, फेरस है, कॉपर है, जिंक है। ये अगर मौजूद हैं तो एंजाइम्स के साथ बाइंड करेंगे और एक्ट एज कोफैक्टर, और इनकी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी माइक्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड होती है इस रिएक्शन के कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर ये नहीं अवेलेबल है, इनमें से कोई भी आयन अगर अवेलेबल नहीं है तो एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो सकती। अब कोफैक्टर अगर इजीली डिटैच हो जाता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है, आसानी से अलग हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कोफैक्टर अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट्स अलग हो गई, तो ये कोफैक्टर एक्टिवेटर कहलाता है। ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक आयन की फॉर्म में होते हैं जैसे ये आपने ऊपर देख लिया है। फिर इसी तरह से इन कोफैक्टर्स को कुछ और नाम भी दिए जाते हैं जो हम देख लेते हैं। अब ये कोफैक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स आपको नज़र आएंगी। वो फैक्टर आपने देखा कि जो डिटैचेबल है, जो अलग हो जाता है, उसको एक्टिवेटर कहते हैं अगर वो इनऑर्गेनिक आयन की फॉर्म में है, ये आपको आयन्स नज़र आ रहे थे। और इसी तरह से अगर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, अगर कोफैक्टर के बॉन्डिंग ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इस एंजाइम की स्ट्रक्चर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है और ईजिली डिटैच नहीं हो रहा, तो नाउ दिस इज़ कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, और अगर लूजली अटैच है और अलग हो जाता है, ठीक है, और इस वक्त इसको कोएंजाइम कहेंगे। ठीक है,
ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। अगर इनऑर्गेनिक हैं तो एक्टिवेटर हैं, डिटैचेबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स, और डिटैचेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मोस्टली दे आर कॉल्ड कोएंजाइम्स। ये ज़्यादातर विटामिन्स होते हैं, ये इजीली डिटैच हो जाते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो इजीली अलग नहीं होता, वो स्ट्रांगली अटैच होता है। ये दोनों टाइप्स कोफैक्टर की हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी और कोएंजाइम भी। अब मज़ीद अगर हम देखें कि ये स्ट्रक्चर जो आपको एंजाइम की नज़र आ रही है, अगर ये जो पोर्शन है जिसके साथ अभी कोफैक्टर अटैच नहीं हुआ, तो ये नॉन फंक्शनल पार्ट है। ये उन एंजाइम के लिए नॉन फंक्शनल है जिनके लिए कोफैक्टर लाजमी होता है। उस सूरत में विदाउट अ कोफैक्टर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एंजाइम इज़ कॉल्ड एपो एंजाइम, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है आपको कि एंजाइम विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप, an enzyme without its prosthetic group is called apoenzyme, यानी apoenzyme है जिसके साथ उसका अभी तक कोफैक्टर अटैच नहीं हुआ। और अगर ये इसके साथ अटैच कर देंगे तो जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज़ कॉल्ड होलो एंजाइम, ठीक है। एडिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर उसके साथ अटैच कर देते हैं तो नाउ दिस इज़ कॉल्ड होलो एंजाइम, ठीक है। द एंजाइम विदाउट अ कोफैक्टर या विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम, एंड एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो भी इसके साथ अटैच है, डिटैचेबल पार्ट या कोवेलेंटली बॉन्डेड पार्ट जो इसको मुकम्मल करता है, वो होलो एंजाइम कहलाता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनका डिफरेंस वगैरह भी देखना है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में क्या है। ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ये लूजली बॉन्डेड है। एपोएंजाइम जो होता है ये विदाउट कोफैक्टर या विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, और होलो एंजाइम जो होता है कि द एंजाइम विच कंटेन इट्स कोफैक्टर और विद इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप, द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होलो एंजाइम। यहाँ आपको एक इसकी डायग्राम भी नज़र आ रही है कि ये एंजाइम है। अगर एंजाइम के अंदर से हम इसका कोफैक्टर अलग कर दें, को एंजाइम अलग कर दें, ठीक है, तो पीछे जो रह जाएगा वो एपो एंजाइम कहलाएगा। और एपो एंजाइम के अंदर को एंजाइम भी एडेड हो, कोफैक्टर भी एडेड हो, तो ये पूरी स्ट्रक्चर होलो एंजाइम कहलाती है। नेक्स्ट जो आपका देखें कि एंजाइम्स आपकी बॉडी में मौजूद कहाँ होते हैं। अक्रेंस अगर देख लें सेल के अंदर एंजाइम्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं, तो सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। आपने कुछ पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर, कुछ आपने ग्लाइकोलाइसिस, अगर रेस्पिरेशन का कोई चैप्टर अगर आपने देखा हुआ है तो उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस है, वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। फिर क्रेब्स साइकिल है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लास्टिड्स के अंदर हो रहा है। तो एंजाइम पूरे सेल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद होते हैं। कुछ एंजाइम साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली डिज़ोल्व होते हैं, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो सेल वहाँ से उन एंजाइम्स को यूज़ कर लेता है। कुछ एंजाइम्स ख़ास ऑर्गेनेल्स के साथ बॉन्डेड होते हैं, यानी उनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में जो एंजाइम है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे, और जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स के इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर जो एंजाइम है वो रेस्पिरेशन के रिएक्शन कंप्लीट करवाने में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें क्रेब्स साइकिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो अगर अकरेंस देखी जाए एंजाइम की तो साइटोप्लाज्म में भी मिलेंगे, और ऑर्गेनेल्स के साथ डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के साथ बॉन्डेड भी मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ को एंजाइम कह सकते हो। कब कहोगे? उसके पास जब ये कुछ पॉइंट्स जो आप पढ़ नज़र आ रहे हैं, जब ये उसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे तो वो स्ट्रक्चर एंजाइम कहलाएगी। पहला पॉइंट आपने इसकी डेफिनेशन देखा कि ये केमिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं या बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। वो कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। उसके कुछ कैरेक्टर के तमाम एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, यानी ये फाइब्रस नहीं है, प्रोटीन की शक्ल में है। और कौन सी प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन है। सेकेंड, इनका रोल क्या है कि दे इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप, यानी ये खुद किसी रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते, उसमें कंज्यूम नहीं होते। जितना एंजाइम डाला जाता है उतना एंड पे हमें मिल जाता है वापस वैसे का वैसा, विदाउट एनी चेंज। तो ये रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप कर देते हैं, लेकिन एंड पे ये जैसा हम यूज़ करते हैं वैसा आपको वापस मिल जाता है। थर्ड, इनका करेक्टर क्या है कि एंजाइम जो होते हैं ये आपकी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की नेचर को चेंज नहीं करते। जो आपको एंड प्रोडक्ट मिलती है एंजाइम के डालने से वो बदलती नहीं है, यानी विदाउट एंजाइम और विद एंजाइम जो प्रोडक्ट की नेचर है वो सेम रहेगी।
फिर एंजाइम मैंने आपको जैसे बताया कि ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी में रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं डाले जाते। रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में यूज़ करें तो प्रोडक्ट ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन एंजाइम की एक थोड़ी सी क्वांटिटी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए काफ़ी रहती है। फिर एक और सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर है कि दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, कि जिस तरह से हर लॉक की अपनी की होती है, कोई भी ताला अपनी चाबी के बगैर नहीं खुलता, तो सिमिलरली हर रिएक्शन का अपना एंजाइम होता है। ठीक है, वो रिएक्शन उसी एंजाइम से कंप्लीट होगा, यानी प्रोटीन को तोड़ने के लिए आपको प्रोटीएज चाहिए, डीएनए को तोड़ने के लिए आपको डीएनएज चाहिए। तो ये मुख्तलिफ एंजाइम उसी रिएक्शन के लिए यूज़ होंगे। प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम आप डीएनए को तोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर ले सकते। फोटोसिंथेसिस के एंजाइम आप रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं कर सकते। तो हर एंजाइम स्पेसिफिक है और वो स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। फिर बेटा एक और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एंजाइम्स चूँकि लिविंग बॉडी में रहते हैं, पाई मौजूद होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, एल्जी हैं, कोई भी चीज़ है, उसकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं। किसके? पीएच के। यानी एसिडिक पीएच, अगर कोई जो एनिमल एसिड में या प्लांट एसिडिक एनवायरनमेंट में रहता है तो उसके एंजाइम भी एसिडिक पे काम करेंगे। कोई कोई बॉडी का आपका पार्ट ऐसा है कि जहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होती है, जैसे स्टमक है, तो स्टमक में जैसे ही आप खाना खाते हो उसका डाइजेशन ज़रूरी है, उस डाइजेशन के लिए एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, HCl प्रोड्यूस होता है आपके स्टमक में। वो एसिडिटी ज़रूरी है पेप्सिन के लिए, एक एंजाइम है जो आपके स्टमक में बन रहा है, तो वो हमेशा एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करेगा। एसिड नहीं होगा तो पेप्सिन भी काम नहीं करेगा। फिर इसी तरह से कुछ एंजाइम्स हैं जिनको अल्कलाइन सब्सटेंस चाहिए होता है, या एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा हो, तो वो वहाँ पे बेस्ट काम करते हैं। और जिस जगह पे जो एंजाइम काम कर रहा है, अगर वो पीएच उसको नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करेगा। तो दे आर वेरी सेंसिटिव हैं टू माइनर, माइनर कहते हैं थोड़ा सा भी चेंज, अगर जिस पीएच पे वो काम करना चाह रहे हैं अगर वो पीएच नहीं मिलेगी तो वो एंजाइम वर्क नहीं करेगा। फिर इसी तरह से टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं एंजाइम्स। एक हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक टेम्परेचर है, तो एंजाइम उस टेम्परेचर के आदी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारे बॉडी के जितने एंजाइम हैं वो बेस्ट वर्क करेंगे 37 पे। 37 से टेम्परेचर जैसे ही बॉडी को ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो एंजाइम की जो फंक्शनिंग है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। फिर थर्ड जो ये सेंसिटिव हैं वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट कम डाला है, एंजाइम रख के बैठे हुए हैं, सबस्ट्रेट है ही नहीं, तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगा। तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी नॉर्मल होनी चाहिए, पीएच भी नॉर्मल होनी चाहिए और टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए किसी भी एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए। फिर एंजाइम्स आपने पढ़ा है कि कुछ बगैर कोफैक्टर के काम कर लेते हैं और कुछ को जो है वो फंक्शन करने के लिए एक किसी न किसी और सहारे की ज़रूरत होती है जिसको कोफैक्टर कहते हैं। वो इनऑर्गेनिक आयन भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस विटामिन की फॉर्म में भी हो सकता है। और लास्ट में जो पॉइंट लिखा हुआ है ये आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि एंजाइम हमेशा किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। वो एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, उसको कम कर देते हैं तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। अब यहाँ पे आपको एक येलो बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो दीज आर रिलेटेड टू, यहाँ आपको एक वर्ड पेप्सिन नज़र आ रहा है, ये पीएच से रिलेटेड है। हमने पढ़ा कि एंजाइम जो हैं वो स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं और उस पीएच पे काम करने के लिए आप देखें पेप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। आप जो कुछ भी खाते हो उसमें जो प्रोटीन पार्ट होता है वो आपके स्टमक में पहुंचते ही इस एंजाइम का शिकार हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ये पेप्सिन इतना डेंजरस सब्सटेंस है कि अगर ये आपके सेल के अंदर इसी फॉर्म में बन जाए स्टमक के सेल्स के अंदर, तो वो स्टमक के सेल को ही खा जाए, क्योंकि वो भी तो प्रोटीन से बने हुए हैं। हमारे बॉडी के ज़्यादातर ऑर्गन्स प्रोटीन के बने हुए हैं। ह्यूमन बॉडी या जो एनिमल्स की बॉडी होती है दैट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर पेप्सिन जहाँ बन रहा है अगर ये इसी फॉर्म में बन जाए जिसमें ये वर्क करता है तो ये हाईली डैमेजिंग सब्सटेंस है। ये आपके बॉडी के अपने ही स्टमक के सेल्स को ख़त्म कर देगा। तो अल्लाह पाक तो ऐसे नहीं चाहते, तो उन्होंने क्या किया कि जब ये बनता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और जैसे
जैसे ही स्टमक में रिलीज़ हो जाता है और वहाँ पे एसिड मौजूद होता है तो एसिड से मिलने के बाद ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म जब वो बनता है उसको पेप्सिनोजेन कहते हैं। द इनएक्टिव फॉर्म इन विच द पेप्सिन इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ कॉल्ड पेप्सिनोजेन। ये डैमेजिंग नहीं है, ये बनती है, बनने के बाद जैसे ही स्टमक में आती है और वहाँ HCl मौजूद है जो कि आपकी स्टमक की वॉल से निकला है, वहाँ एसिडिक एनवायरनमेंट में आते ही पेप्सिनोजेन इज़ कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। और ये पेप्सिन फिर आपके स्टमक को नहीं खाती बल्कि आपके स्टमक में मौजूद जो फूड है उसको खा जाती है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर देती है। तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है, पेप्सिनोजेन कहलाती है। अब पेप्सिन, व्हाट इज़ द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ पेप्सिन इफ़ सिक्रीटेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि क्या नुकसान हो सकता है अगर पेप्सिन उसी शक्ल में निकल आए जिसमें वो बना है, जिसमें वो वर्क करता है, तो वो हमने पढ़ लिया कि ये पोटेंशियली डैमेजिंग है अगर ये उसी फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में बन जाए। तो ये आपने छोटे से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है पेप्सिन की, पेप्सिनोजेन कहलाती है, और अगर ये पेप्सिन ओरिजिनल फॉर्म में ही रिलीज़ हो जाए तो क्या करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स देखेंगे।